वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बायोटिक फैक्टर के बारे में जो आपके इकोलॉजी में अगर चेंज हो जाए, इकोसिस्टम में चेंज हो जाए तो आपका वेजिटेशन भी चेंज हो जाता है और आप उस एरिया, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो जाते हैं। वो क्या है वो हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नीट या IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। इसका एक मेंबर मैं खुद हूँ, तो मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, तो उनमें से आपका भी नंबर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए जब भी हम बात करते हैं Whenever we बच्चों टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, इकोसिस्टम के बारे में, तो इकोसिस्टम इज व्हाट? इट इज अ सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्शन। इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म और बिटवीन द नॉन लिविंग थिंग्स present into the particular area. This is called as ecosystem. और हम इसको ये भी कह सकते हैं, it is a sum of all living and non living component of the particular area. ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम वर्ड ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि किसने दिया है। इकोसिस्टम वर्ड दिया है टेंसले ने। किसने दिया है बच्चों? टेंसले ने। क्लियर है? इकोलॉजी जो है, ध्यान से समझिए, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? अर्नेस्ट हीकल ने दिया। फिर इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? राइटर ने इस्तेमाल किया। फिर इकोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी? ये भी हीकल ने दी। फिर उसके बाद हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? E.P. ओडम। ठीक है, हु गिव द टर्म इकोसिस्टम? टेंसले। ये बताते हैं कि इट इज अ सम ऑफ ऑल लिविंग एंड बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि आपका इकोसिस्टम किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है, तो इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें हैं बच्चों, दोनों चीज़ों की ज़रूरत आपके इकोसिस्टम में है। और हर प्रकार का इकोसिस्टम जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें पाए जाने वाले एबायोटिक फैक्टर भी अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि हर इकोसिस्टम का एबायोटिक फैक्टर बिल्कुल अलग है और उस इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर भी बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर है? समझ में आई बात? क्योंकि हर इकोसिस्टम में एक प्रकार के जानवर नहीं हो सकते। इफ वी टॉक अबाउट द डेजर्ट इकोसिस्टम, वहां पर क्या होता है बच्चों? कैमल होता है, कंगारू रैट होता है। पर अगर हम यहीं पर बात करें किसकी, अगर हम बात करें पोलर बियर की, तो वो तो ठंडे प्रदेशों में रहता है। तो इसका मतलब ये कि हर जो है इकोसिस्टम में एक प्रकार के जानवर नहीं रहते, तो हर इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ का एबायोटिक फैक्टर अलग अलग होता है। एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर में हम लोगों को पढ़ना है भैया क्या क्या, इसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बाद हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर के बाद हम तीसरा पढ़ेंगे लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। और चौथा हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो ये सारे जो हैं, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। बेटा जी समझ में आ रही बात? ये क्या है लल्ला? दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? क्यों मैम इसको हम बोल रहे हैं डिसाइडिंग फैक्टर? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ये चारों एबायोटिक फैक्टर बदल सकते हैं। अगर ये मान लो चेंज हो गए, ये सारे फैक्टर क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिज्म को क्या शो करना पड़ेगा? उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के लिए क्या शो करना पड़ेगा? एडेप्टेशन। क्या शो करना पड़ेगा? एडेप्टेशन शो करना पड़ेगा। और अगर हम एडेप्टेशन शो कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्लोली क्या होगा? स्लोली न्यू स्पीशीज आ जाएगी। ठीक है, और ये न्यू स्पीशीज हो सकता है कि एक न्यू इकोसिस्टम बनाए। ठीक है, क्या बनाए? न्यू इकोसिस्टम बनाए। तो इस तरीके से ये जो एबायोटिक फैक्टर है, ये मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है कि कोई भी नई स्पीशीज जो है कैसे आएगी, और वो नई स्पीशीज क्या पुराने इकोसिस्टम में ही रहेगी या वो चलते चलते अपने संगी साथियों को लेकर जो भी उसकी तरह बिहेव करते हैं, जो भी उसकी तरह एक्ट करते हैं, उन सबको लेकर जाएगी और नए इकोसिस्टम में रहने लगेगी। अब ये वाला इकोसिस्टम इस वाले इकोसिस्टम से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर सब कुछ चेंज हो चुका है।
इसीलिए जब भी हम धरती की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के बायोम्स है। बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स इज द ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज इट। ठीक है, तो एक ही एरिया में, जैसे कि मैं बात करूँ टुंड्रा में, तो टुंड्रा क्या है बेटा, उसमें एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म थोड़ी होते, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम वी कॉल्ड एज बायोम। समझ में आ गई बात इतनी? तो जब भी हम बात करते हैं कि नया स्पीशीज कैसे आता है, तो पुराने स्पीशीज का ही मॉडिफिकेशन है बेटा जी नया स्पीशीज। समझ में आ रही बात? पुराने स्पीशीज का ही मॉडिफिकेशन क्या है बच्चों जी? नया स्पीशीज। अब ये जो नए स्पीशीज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं, ये नए स्पीशीज जो होते हैं या तो वो पुराने इकोसिस्टम में ही रहते हैं, पर ज्यादातर ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जो है नई स्पीशीज आ ही क्यों रही है? नई स्पीशीज बेटा जी इसलिए आ रही है क्योंकि एनवायरमेंट बदल गया। एनवायरमेंट बदल गया है, इसका मतलब ये है कि नया इकोसिस्टम है, ये यहाँ नए टेम्परेचर है, नया वाटर कंटेंट है, नई प्रकार मतलब नई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, नए प्रकार की सॉइल है, और इसमें यहाँ के ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन में सर्वाइव कर पाए वही ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो उस इकोसिस्टम से चीज़ें मतलब वेजिटेशन ने भी, ऑर्गेनिज्म ने भी चेंज किया मतलब अडेप्टेशन किया, धीरे धीरे वो चेंज हो गए और नए इकोसिस्टम में रहना शुरू कर दिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से किसी एक बायोम में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम ऐसे ही बनते हैं। समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात? तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, आज हम शुरू करने वाले हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं लल्ला, तो सबसे मेजर एबायोटिक फैक्टर होता है, पता कौन सा? कौन सा? सबसे पहला हम बात करते हैं टेम्परेचर के बाद वाटर आता है। ठीक है, टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर। ध्यान से सुनिए मेरी बात, टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द पर्टिकुलर इकोसिस्टम। इट मीन्स वी से दैट, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इट मीन्स इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग स्पेलिंग क्या है? इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द डिजाइन ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर है? साफ दिख रहा है आपको? सो ये क्या है बच्चों? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक डिसाइडिंग फैक्टर है। किसका? टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द डिजाइन ऑफ द इकोसिस्टम। कैसे मैम, आप कैसे बोल सकते हो? पहला पॉइंट तो मतलब ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर। बच्चों हमारे पास विभिन्न प्रकार के डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, पर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है बेटा टेम्परेचर। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, फिर आता है वाटर, फिर आता है लाइट, फिर आता है सॉइल। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, पर टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से हमेशा नए नए प्रकार के इकोसिस्टम एक ही बायोम में बनते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, सपोज दैट, जैसे कि मेरे पास एक डायग्राम भी है, मैं उसी डायग्राम से आपको शो करती हूं ताकि और आपको चीजें क्लियर हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये देखिए, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो आप देखिए, दिस इज द लाइन, इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर। ठीक है, अब बात ये है, ध्यान से सुनिए, अब अगर आप ये देखिए, ये इक्वेटर जा रहा है, ये इक्वेटर किसी और कलर से बनाती हूँ। अब हालांकि ये तो आपको सोशल वाले पढ़ाएंगे, पर ठीक है, ये देखो, ये इक्वेटर पे जा रहे हैं आप। क्लियर है? अब देखिए, ये जो चीज होती है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और ये लेटी चीज दे देता है लैटिट्यूडनल। ठीक है, सो ये है लैटिट्यूड। आई होप मैं कुछ गलत होंगी तो प्लीज बच्चों मुझे बताना। ठीक है, और ये जो होता है लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब ये कि आपकी अर्थ की पोजीशन भी ये डिसाइड करती है कि आप कौन से इकोसिस्टम का मेंबर बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप अगर इक्वेटर से 23 डिग्री से ऊपर है और 23 डिग्री नीचे है। ठीक है, मतलब इक्वेटर के आप इस एरिया में, मतलब ऊपर और नीचे डिग्री विग्री हटाइए, आप सिर्फ इतना मानिए, ये है इक्वेटर, बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन होती है ये। तो अगर आप ऊपर हैं और इसके जस्ट नीचे है, ठीक है, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, बिल्कुल कंठस्थ बांध दीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर, अच्छा ये सब आप पढ़ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कोई आपको बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आपने ये सब ऑलरेडी सोशल वोशल में पढ़ रखा होगा, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, इस जगह पर हमेशा टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर ये जो जोन होते हैं, यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? रेन बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम पिछले कुछ लेक्चर से बहुत ज़्यादा बात करते आए हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? लंबू होते हैं, ऊपर कॉर्नर पे बनी रहती है, उसमें 3 प्रकार के वेजिटेशन भी हम लोगों ने पढ़े, लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने।
तो यहाँ पर टेम्परेचर और रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या कहानी मिलेगी, यहाँ पर आपको वेजिटेशन बहुत अच्छा मिलेगा। वेज मतलब खाने के लिए वेज नहीं, ठीक है, वेजिटेशन बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, वेजिटेशन बहुत अच्छा मिलेगा। वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे अच्छे लंबे लंबे रहेंगे, ठीक है, ठीक है। जो अमेजोन होता है इट इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सारे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत अच्छा है और जो है ऑर्गेनिजम्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, क्लियर है, समझ में आ गई बात। क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, पानी गिरेगा तो अच्छा बढ़िया वेजिटेशन रहेगा। अब आप थोड़ा और ऊपर गए और यहाँ से ऐसा है, ठीक है, मतलब आप क्या जा रहे हैं, आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। आप इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ इधर भी होती है, ठीक है। आप इधर आइए, आप देखो दूसरे एरो से बनाती हूँ, यही चीज़ बेटा जी यहाँ पे आती है। अगर आप इधर जा रहे हैं, लिसन टू मी, एरो देखिए वाइट वाला, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। अगर आप इक्वेटर से ऐसा दूर जाएंगे, ऐसा ऐसा दूर जाएंगे, चाहे आप इक्वेटर से ऐसा ऐसा दूर जाएंगे, आप हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप ऐसा जा रहे हैं तो भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और अगर आप ऐसा जा रहे हैं तो भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो टेम्परेचर कहाँ कम होगा, तो आप कौन से रीजन में पहुंच जाएंगे, पोलर रीजन में पहुंच जाएंगे। पर ऐसे डायरेक्ट टेम्परेचर कम नहीं हो जाता, ना 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 ना, आप ट्रॉपिकल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। तो अब आप आएंगे टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन में क्या होता है बताइए मुझे। यहाँ पर जो है, ध्यान से सुनिए, टेम्परेट रीजन में जो है टेम्परेचर, ये देखो यहाँ पर टेम्परेट रीजन में बारिश भी, जो रेन होती है वो भी कैसी होती है, मॉडरेट। मतलब मैं इसको कैसा बनाऊँ, इक्वल कर देती हूँ, मॉडरेट रेन इक्वल होती है। यहाँ पर टेम्परेचर भी जो है वो है मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर आपको कैसे ट्रीज मिलते हैं, ऐसे वाले कॉनिफर ट्रीज, ऐसे वाले, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे मिलते हैं, कॉनिफर ट्रीज मिलते हैं। कॉनिफर ट्रीज का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, मतलब काफ़ी कम, मतलब टेम्परेचर प्लीजेंट है, मतलब 6 डिग्री टेम्परेचर जाता है विंटर्स में, और 20 डिग्री के, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ सकती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक ठीक टेम्परेचर रहता है। 6 डिग्री जाता है मिनिमम ठंडी में और 20 डिग्री जाता है मैक्सिमम गर्मी में, तो गर्मी तो पड़ ही नहीं सकती है। तो टेम्परेट रीजन होते हैं, यहाँ पर कॉनिफर प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जब आप ऊपर गए तो आपका टेम्परेचर जो है माइनस में आने लगा, ठीक है, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पे आने लगे, आपका टेम्परेचर बहुत 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 कम होने लगा। और यहाँ पर आपको, ये कौन सा प्रदेश है भैया जी, यहाँ पे ये कॉनिफर ट्रीज हैं। टेम्परेट में क्या मिलते हैं, कॉनिफर्स मिलते हैं जो कि कोन शेप के होते हैं, क्रिसमस ट्री। और पोलर जोन में आपको क्या मिलता है, पोलर जोन में हम लोगों ने टुंड्रा के बारे में पढ़ा, ठीक है। टुंड्रा जो होते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ब्रायोफाइट्स। क्या मिलते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर ना तो रेन होती है, मतलब रेन बिल्कुल ही माइनस लिख देते हैं, बिल्कुल ही कम होती है रेन। टेम्परेचर भी यहाँ पर कैसा होता है, बिल्कुल माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा वहाँ पर, यहाँ पे आइस जो होती है ना बच्चों, वो बिल्कुल फ्रोजन रहती है। आइस क्या होती है, बिल्कुल फ्रोजन रहती है। फ्रोजन आइस होने की वजह से क्या होता है, आइस, ये माइनस मतलब बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक। तो माइनस का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो सॉइल होती है वो बिल्कुल फ्रोजन होती है। फ्रोजन सॉइल में क्या ही उगाओगे यार। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ही वाहियात, मतलब टेम्परेचर मतलब बहुत 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 कम होता है, ठीक है। आप पोल्स की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या ही उगाओगे, ब्रायोफाइट उगा लो, ठीक है। ब्रायोफाइट जो है कम टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं, बाकी कोई वेजिटेशन टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। पोलर बियर यहाँ पे होता है, ठीक है। क्या होता है, पोलर बियर। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी नहीं पल सकते। तो ये बात आपको समझ में आई कि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अलग अलग इकोसिस्टम को बनाने का। आप अगर इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, उधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो रेनफॉल ज़्यादा रहेगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टेम्परेचर कम होगा, मतलब टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, रेनफॉल भी ठीक ठाक रहेगा, तो आपका बनेगा टेम्परेट कॉनिफर ट्रीज। टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, रेन ऑलमोस्ट गायब रहेगी, तो ये कंडीशन है पोलर जोन की। ऐसे डेजर्ट इकोसिस्टम भी होता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। पोलर रीजन और डेजर्ट रीजन में अंतर ही यही है। पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, बारिश भी कम होती है। डेजर्ट में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश कम होती है। तो ये भी एक इकोसिस्टम है। सो टेम्परेचर एक बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका कौन से प्रकार का इकोसिस्टम बनेगा। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ने और घटने से भी इकोसिस्टम को बड़ा प्रभाव पड़ता है।
समझ में आ गई बात, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हुई। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप, और ऑब्वियसली आप इतना ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, इतना पॉल्यूशन करते हैं, तो टेम्परेचर दना दन बढ़े जा रहा है। ऐसी कंडीशन में पोलर रीजन में जो बर्फ पड़ी हुई है वो पिघल रही है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब वहाँ पे पोलर बियर मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना भी नहीं मिल पा रहा, उनको मछलियाँ नहीं मिल पा रही वहाँ की। समझ में आ गई बात, क्योंकि वो मछलियाँ क्या होती हैं, बर्फ के नीचे दबी रहती, जैसे ही हल्का सा पानी हुआ वो मछली को खा लेता है। अब पानी, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल रही, तो मछलियाँ जो है माइग्रेट कर पा रही हैं, इधर उधर चली जा रही हैं पानी से होते हुए। तो ऐसी कंडीशन में पोलर बियर को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वो मर रहा है। तो इसलिए पोलर की बर्फ जब जब पिघलेगी, इस धरती का सर्वनाश होना है, ठीक है। बाप रे, मुझे तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि मुझे जो है ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? बहुत जो है तो अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा पानी पी लो। ओके ना, सो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई। सो दिस इज द ज्योग्राफी। आपको ये समझ में आ गया है कि टेम्परेचर अगर गड़बड़ हो गया तो इस सारे इकोसिस्टम को कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इवन जितने भी इन्फेक्शन जो इस पोलर बर्फ में जबे हुए थे, वो सब अब पिघल पिघल के तुम्हारे इधर उधर आ रहे हैं और सबको इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टेम्परेचर अगर घटा बढ़ा तो ये सबको मरना तय है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत महान आत्मा है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो पोल्यूशन कम, प्रदूषण कम फैलाइए, क्योंकि अगर ये बर्फ पिघली पोलर एरियाज की, ठीक है, जहाँ पे पोलर बियर पाया जाता है, तो इन सब को इफेक्ट होगा। और ये बात आपको याद रखना है। किसी बुक में, आई एम नॉट सो मच श्योर कि कितना रियलिस्टिक है, पर किसी किताब में मैंने ऐसे पढ़ा था कि जितने भी वायरसेस आपके इधर आ रहे हैं ना कम्युनिटी में, वो पोलर रीजन्स की बर्फ की पिघलने की वजह से होता है। क्योंकि वायरसेस जो होते हैं उनको ठंडी में प्रिजर्व कर लेते हैं, और फिर वो जैसे बर्फ पिघलती तो उधर फैल जाते हैं। आई एम नॉट, मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में। तो ऐसा होता है, ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता है, पर पोलर रीजन की बर्फ पिघलने से जो है वाटर लेवल सबका बढ़ रहा है। तो हो सकता है ऐसा कि जिस दिन पोलर रीजन की सारी बर्फ पिघल जाए तो सारे डूब जाए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो टेम्परेचर का बहुत ही मेजर रोल है, बहुत ज़्यादा कहानी करने में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की और वेजिटेशन की, किसकी बात करूं बच्चों? ऑर्गेनिजम्स की और वेजिटेशन की। तो आप टेम्परेचर ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि टेम्परेचर माइनस में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहाँ पर होता है? ये पोलर रीजन्स में होता है। कहाँ होता है भैया? पोलर रीजन्स में होता है, ठीक है, पोल्स में होता है, इक्वेटर के बहुत दूर होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन सा वेजिटेशन होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा हो सकता है, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, मॉसेस इनको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है, और क्या हो सकता है यहाँ पर जो है, पोलर बियर हो सकता है, क्लियर, पोलर बियर हो सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की बात करूं, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, ध्यान से सुनो, जो हॉट वाटर वेंट होते हैं, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, सोचो वहाँ भी ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो भी एक इकोसिस्टम यार। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बहुत सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं ना। बोलो, हॉट वाटर वेंट, इनका टेम्परेचर आपको बताऊं कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर भी आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। तो ये भी तो एक प्रकार का इकोसिस्टम है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ले लो, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर क्या दिखा आपको? यहाँ पर दिखा मैम हमको टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखा बच्चों? यहाँ पर आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिखा, और इसी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अर्थ में न्यू इकोसिस्टम बनते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रकार के इकोसिस्टम बनते जा रहे हैं, ठीक है। या इकोसिस्टम बोल दूं या मैं बायोम्स बोल दूं, बायोम्स इज गुड, ठीक है, इकोसिस्टम की जगह बायोम्स बोलो, ठीक है। बायोम्स बनते जा रहे हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू पीपल, आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर। प्यारा हो गया, मजा आ गया, डन हो गया कि टेम्परेचर को अगर तुमने छेड़छाड़ की तो सारे बायोम्स गड़बड़ होंगे। क्लियर है? आइए अब आपकी स्लाइड्स को रीड कर लेते हैं। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू पीपल। आ जाओ। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन, अच्छा ये टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इक्वेटर के कितना ऊपर कितना नीचे, इस पर डिपेंड करता है। कितना आप ये शो कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। और ये वाले में मतलब अब आपका जो टेम्परेचर, आपके इकोसिस्टम के, आपके बायोम का टेम्परेचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो।
ज़्यादा इसमें रहोगे तो ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी, जितना पास आते जाओगे ठंड कम होती जाएगी। क्लियर है ना इतनी बात? सो बेसिकली डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड, ठीक है, ये लंबा लंबा। एल्टीट्यूड, कितना ऊपर जा रहे हो आप। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन ऑफ अर्थ में रह रहे हो, किस स्लोप में रह रहे हो, कौन सा सीजन में रह रहे हो, वहां का भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। क्या जो है वहां का पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे बड़े लंबे लंबे घने घने रहेंगे तो ह्यूमिडिटी रहेगी, और किस ह्यूमिडिटी में रह रहे हो। तो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अ पहले प्लेस जो होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ज़्यादा घने जंगलों पे, ज़्यादा घनी आबादी में रहोगे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। पोल्स के ऊपर रहोगे ठंड ज़्यादा रहेगी, एल्टीट्यूड में रहोगे हाई ठंड ज़्यादा रहेगी, हमेशा इक्वेटर के पास रहोगे गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या लैटिट्यूड है उस जगह का, क्या एल्टीट्यूड है उस जगह का, क्या लॉन्गिट्यूड है उस जगह का। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या होगा। क्लियर है, समझ में आई बात? और अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं यार, ग्रेडियंट की बात करूं, मतलब मैं कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं, मैं अगर आपसे सीधे किसकी बात करूं, ग्रेडियंट की बात करूं, तो ग्रेडियंट तो भैया जी, लल्ला जी, मुन्नो जी, नन्नियो जी, इतना भयंकर है कि तुम सोचो ही। ग्रेडियंट का मतलब होता है कितना डिफरेंस। तो हम -डिग्री से इकोसिस्टम बायोम्स बताना शुरू करते हैं, टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, और हम बताते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन तक। तो हम कितने प्रकार के बायोम्स बता चुके हैं ना। तो इसका मतलब ये कि आपकी अर्थ में बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ द बॉड, डाइवर्स डिग्री ऑफ बायोडाइवर्स ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब ये है कैसा, समझो कि यहां से मतलब देखो पर 10 डिग्री लैटिट्यूड और 100 मीटर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना है, ठीक है, मतलब माइनस भी हो सकता है। यहां भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आपको डायग्राम क्लियर ही कर दिया, आगे बढ़ूं मैं। टेम्परेचर जो होता है, ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर कैसे घटता है आपको बताया था मैंने। सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ रहेगा, ट्रॉपिकल रीजन में जो इक्वेटर के पास होगा। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन आएगा। सब ट्रॉपिकल किधर आएगा, डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम इधर आएगा, ये है ट्रॉपिकल जोन। इससे ऊपर जाओगे टेम्परेट के अंदर और ट्रॉपिकल के ऊपर, इससे नीचे जाओगे टेम्परेट के ऊपर ट्रॉपिकल के नीचे। इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं लल्ला, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे पहले सबसे अधिक टेम्परेचर, सबसे अधिक वर्षा, वर्षा मतलब लड़की वर्षा नहीं, बारिश, ठीक है, यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आप ऊपर जाइए, इससे नीचे आइए, होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेचर थोड़ा कम, वर्षा थोड़ी कम। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, बारिश भी कम होती जाएगी। डन है बच्चों जी? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है। नाउ ये हो गया था, आगे बढ़े, कहाँ गया। नाउ टेम्परेचर, लोअरिंग ऑफ मीन टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। पोल्स में जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। सबसे पहले ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। आर्कटिक टुंड्रा आ जाता है या पोलर रीजन भी कह सकते हैं। Plant belonging to both hot and cold area possess the adaptation to reduce the transpiration and retain the water. हमेशा ये याद रखिएगा कि जिस भी जगह पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन, कोई प्लांट, ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? अब कहानी ये है कि अगर आपके पास बारिश हो रही है तो पौधा अगर पानी लॉस भी कर दे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, चिल मारना है। पर अगर आप एक ऐसे एरिया में जहाँ बारिश होती नहीं है, रेट ऑफ मतलब बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो पौधे को पानी बचाना है कि नहीं बचाना। जैसे कि आर्कटिक टुंड्रा हो गया, डेजर्ट फॉरेस्ट हो गए, तो इन यहाँ पे जगहों पर होता क्या है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी लो। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपिरेशन भी इफेक्ट होता है। इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई और वेरी लो, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये बात आपको याद रखना है कि पौधे जो होते हैं उससे बचने के लिए अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ अडेप्टेशन कर लेते हैं, जैसे रेगिस्तान वाले कांटे बना लेते हैं। ठीक है, सो ये क्यों करते हैं? ताकि पानी बाहर नहीं जाए यार। ठीक है, हमारा पत्तियां छोटी होकर कांटे बना लेती है, पत्तियां ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन कौन करेगा? उनके ससुर। सो टैनिन, हेयर्स, थिक कवरिंग, म्यूसिलेजन, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, थिक लीव्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए होता है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं हम लोग। टेम्परेचर जो होता है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, कहाँ है यार? ओके, सो टेम्परेचर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट क्या सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर है। टेम्परेचर की वजह से इकोलॉजी जो है वो गड़बड़ और ठीक हो सकती है, नए नए इकोसिस्टम बन सकते हैं। टेम्परेचर रेजेस सीजनली, ठीक है, और डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर। ये हमको पता है कि टेम्परेचर जो होता है सीजन में बढ़ता घटता रहता है। ठंडी में ज़्यादा ठंडे होते हैं, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे, चाहे लॉन्गिट्यूड चाहे लैटिट्यूड, वहाँ भी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये क्या है, जमीन से जो है आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो भी आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा हाई एल्टीट्यूड में। ठीक है,
टेम्परेचर जो है उसका रेंज क्या हो सकता है, 0 से नीचे हो सकता है, और ये मानिए कि 50 से ऊपर, 100 से ऊपर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 0 से नीचे टेम्परेचर में भी और इकोसिस्टम हो सकते हैं, 50 डिग्री पे भी इकोसिस्टम हो सकते हैं, और 100 डिग्री पे भी इकोसिस्टम हो सकते हैं। सब जीरो लेवल मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कहाँ होता है, पोलर एरियाज पे, जहाँ पोलर बियर होते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, जहाँ पर आपको जो है गर्मी भी बहुत मिल सकती है, डेजर्ट, ठीक है, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। यहाँ पर क्या होता है, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, आपका ट्रॉपिकल में डेजर्ट्स भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, पर वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट में बारिश नहीं होगी, सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्मोफाइल्स, अगर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से ज्यादा हो गया तो भी तो वहां पर एक इकोसिस्टम है जहां पर बैक्टीरिया पनपते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर घटेगा, नीचे आओगे बढ़ेगा, आगे आओगे बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप सोचो ट्रॉपिकल जो मैंगो होता है, वो मैंगो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल फ्रूट का मतलब ये है कि उसको अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, अच्छी बारिश चाहिए ग्रो होने के लिए, फल बनाने के लिए। अब अगर तुम उसको पोलर रीजन में ले जाके ग्रो करवाओ तो फल नहीं बनेंगे यार, समझ में आई बात। तुम जो है इसको ले जाके टेम्परेट और जाके वहाँ आर्कटिक टुंड्रा में उगाओ, तुम इसको टेम्परेट कंट्रीज में उगाओ, जर्मनी में उगाओ और अब कनाडा में उगाओ, तो ये नहीं उग सकते क्योंकि वहाँ पर ऐसा टेम्परेचर नहीं है। नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका भरी, जहाँ टेम्परेचर एकदम नेगेटिव में रहता है वहाँ पाया जाता है। अब तुम उसको केरला के गर्मी के फॉरेस्ट में उगाओ तो लाओगे तो कभी सर्वाइव करेगा क्या वो। सो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर इज मेजर डिसाइडिंग फैक्टर कि वहाँ पर कौन सा वेजिटेशन होगा और कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे। बस इतना ही है, बस अब आपको करना ये है कि बस आपको स्लाइड्स देख लेनी, बाकी कंसेप्ट हम समझ गए। बेसिकली टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने से होता क्या है, टेम्परेचर जो होता है वो आपकी बॉडी में एंजाइम काइनेटिक्स को चेंज कर देता है। बॉडी में अगर हम मानते हैं कि हम माइनस डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम एक्टिव होंगे वो सिर्फ कम टेम्परेचर पे ही होंगे। अगर हमारे में माइग्रेशन चलता रहे, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं बच्चों, कि अगर मान लो मेरे में माइग्रेशन चलता रहे, मैं यहाँ भी रह सकती हूँ और वहाँ जाके वहाँ भी रह सकती हूँ और वहाँ जाके वहाँ भी रह सकती हूँ, तो कहानी ये है कि ऐसा है कि मैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हूँ, कम वाला भी ज़्यादा वाला। पर अगर मेरा नेटिव ही वही है और मैं वहाँ से कहीं नहीं गई हूँ, तो मेरे बॉडी में जो भी एंजाइम्स बनेंगे वो उसी कम टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे, मतलब बनेंगे, और पूरी बॉडी की प्रोटीन या मैकेनिज्म चलेगी। अगर मुझे कहीं और मूव कर दिया गया तो मेरे वो एंजाइम शरीर में बनेंगे नहीं, या एक्टिव नहीं होंगे, या काम नहीं करेंगे, और मेरी मृत्यु भी हो सकती है। सो टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक्स एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। भाई मैं तो कम टेम्परेचर में मेरा सही काम करता है, ज़्यादा मिल जाओगे तो नहीं कम करेगा बॉडी एक्टिविटी, एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ें, अब हम बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? स्टेनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लल्ला स्टेनो मतलब स्टेनो मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट है, दबे हुए हैं, आप ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर ही नहीं सकते हो। समझ में आ रही बात? आप ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो कौन नहीं कर सकता? पोलर बियर, जो पोलर कितना क्यूट है मैं जब मैं बहुत मोटी थी, हालांकि अभी भी मैं कोई बहुत पतली नहीं हूँ, मोटी हूँ, जब मैं बहुत 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 मोटी थी ना, तो मुझे ना लोग बोलते थे मैं ऐसी लगती पोलर बियर जैसे, ठीक है। हाउ सैड, बट क्यूट तो है ना, ठीक है। तो तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं क्यूट हूँ ठीक। चलो, तो मैं आपको ये बता रही थी कि पोलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा लो टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर वेजिटेशन कैसा होगा? छोटू छोटू सा, ठीक है, छोटू छोटू सा, जैसे कि पोलर बियर, पोलर लिजार्ड और एबीज। एबीज क्या है? एक छोटा सा क्या कहूँ मैं इसको, एक छोटा सा पाइनेसी फैमिली का मेंबर है, ये प्लांट होता है। कोन देखो इसके छोटे छोटे बन रहे हैं, तो ये आपको दिखाई देगा कम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म लिव इन द एरिया वेयर द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, और हमेशा कम रहता है, कम एकदम कम रहता है। और ये ऑर्गेनिज्म और प्लांट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे रहते हैं। तो ये भी इस प्लांट है, वो देखो बना हुआ पाइनेसी फैमिली का है, और आपकी पोलर लिजार्ड और पोलर बियर। क्लियर है? आगे बात करें,
यूरीथर्मल की बात करूं, वी आर यूरीथर्मल, ठीक है। हम क्या होते हैं, हम यूरीथर्मल है। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यूरीथर्मल कौन होते हैं? यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, कम भी, ज़्यादा भी, थोड़ा ज़्यादा भी। अब अपना क्या है यार, अपन को कम टेम्परेचर में रहोगे तो स्वेटर पहन लेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे अपन जो है एसी चला लेंगे, तो हम टॉलरेट कर सकते हैं। वी आर यूरी हेलाइन। बहुत सारे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये जो होते हैं यूरी हेलाइन के अंदर आते हैं। स्टेनो मतलब रुका हुआ, ठीक है, कम रेंज। यूरी मतलब यूरी, ठीक है, बहुत यूरी ऐसा याद नहीं करना है। यूरी मतलब यूरी, ठीक है। यूरी मतलब ज़्यादा रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले, ठीक है। चलो, तो ज़्यादा टॉलरेट कर पाओगे तो आप यूरी हेलाइन हो, कम टॉलरेट कर पाओगे तो स्टेनो हेलाइन। एग्जाम्पल कह रहे मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं आपकी बॉडी में, ये तो हुआ कि आप कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हो, उसके आधार पे दो, स्टेनो हेलाइन एंड यूरी हेलाइन। रिवाइज भी करवाऊंगे भी, टेंशन नहीं लीजिए। अब आपका बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। तुम अपना टेम्परेचर, तुम इतने टेम्परेचर में रह लोगे, तुम इतने टेम्परेचर में नहीं रह पाओगे, बात की बात है। अब हमको तो तुम ये बताओ कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब, तो आप तो होम्योथर्मो, खैर उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा बाहर, जैसे फिशेस, जो फिशेस होती हैं वो बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेती हैं। अगर बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो वो अपने बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लेते हैं और टेम्परेचर, मतलब ये होता है कि किसी को ठंडी लग रही है तो प्यार में आदमी हाथ नहीं घिसता, हाथ बोलता है हाथ घिसो 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 गर्मी आएगी। पर वो जो होते हैं उनका जो है, उनके जो है प्यार करने वाले, उनका हाथ घिसने नहीं आते, वो अपना खुद ही जो है बॉडी गर्म कर लेते हैं। वो अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बॉडी में बढ़ा लेते हैं और टेम्परेचर जो है तेज कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए, तो वो अपने बॉडी को ऐसा चेंज करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अंदर ठंडा हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म, हालांकि क्लास 11th के अगर किसी बच्चे ने, कोई भी क्लास 11 का बच्चा अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है और अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लो। मुझे बोलते बोलते, जब ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, आई तो फील वेरी टायर्ड, ठीक है, थक जाती हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मैं बोलती भी बहुत है। क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है क्या बच्चों, मैं बहुत बोलती हूँ? पर मैं बोलूँगी नहीं तो तुम सुनोगे कैसे? वैसे भी तुम ऐसे हो कि मेरी बातें तो सुनते नहीं हो। मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो। पहले मैं सोचती थी कि मेरी बातें सुनेंगे, पर मुझे समझ में आया कि कम बोलने से कोई किसी की बातें सुनता ही नहीं, तो आदमी को ज़्यादा ही बोलना पड़ता है ताकि आपके कान तक बात पहुँचे, आपके दिमाग तक बात पहुँचे, ठीक है। चलो, कितनी बकवासें करती हूँ मैम यार। तुमने कभी सोचा कि मैम अपना इंसल्ट क्यों करती है? मैम अपना खुद ही इतना इंसल्ट कर लेती कि बच्चे को मौका ही नहीं मिला। मैम की बुराई करे कैसे? मैम तो खुद ही बुराई करती रहती है अपनी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है। चलो, सो एक्टोथर्म क्या होते हैं? वो होते हैं जो बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, ठीक है। बाहर ठंडी है तो गर्म कर लेंगे, बाहर गर्मी है तो ठंडा कर लेंगे, ठीक है। इन्हें हम पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड का ये मतलब नहीं कि उनके ऐसा खून क्या जिसमें उबाल नहीं, ये वाला हाल नहीं है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि वो चेंज कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को, मतलब ये समझो कि हमेशा थ्रू आउट द ईयर इनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग का ऐसा होता है, तो इनमें होम्योस्टैसिस नहीं होता। होम्यो का मतलब बैलेंसिंग। इनके में टेम्परेचर बैलेंसिंग नहीं है कि तुम्हारा मछली, तुम्हारा जो है टेम्परेचर जो है हमेशा वैसे रहेगा। ऊपर पानी जम गया तो क्या करे बेचारे, तो चेंज कर लेती है, अपने आप को गर्म कर लेती है। प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ये क्या है? ये क्या है? होम्योस्टैसिस। ये बेटा इसका ना, ये नहीं बेटा, आजा 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 आजा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फिशेस हो गए, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, तीनों रेप्टाइल्स हैं, स्नेक ये पूरा रेप्टाइल ही है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गए एम्फीबियंस। क्या हो गया? एम्फीबियंस, ठीक है बेटा। तो बर्ड्स एंड मैमल्स को छोड़ दीजिए आप, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक्टोथर्म को हमने क्या कहा? पोइकिलोथर्मिक कहा, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड कहा। अब हम बात करते हैं किसकी? एंडोथर्म्स की। किसकी बात करते हैं लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जगह के रूट को? एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स के अंदर कौन आते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर, इनको हम होम्योथर्मिक भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, इनके बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी कर लो, इनके बॉडी का टेम्परेचर
कुछ भी कर लीजिए आप, कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, ये अपने आप को बचाने के लिए अगर बहुत ठंडी है तो ये स्वेटर पहन लेते हैं, अगर बहुत गर्मी है तो एसी चला लेते हैं, पर इनके बॉडी का टेम्परेचर 37 ही बना रहेगा। इट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो इन्हें हम होम्योथर्मिक या होम्योथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रेगुलेटेड रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर इनका टेम्परेचर ऐसे ही रहता है। और अगर बढ़ गया है, मतलब आपको बुखार आ गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी, तो ये हुआ पहला ऑर्गेनिज्म ग्रुप। क्या है पहला ऑर्गेनिज्म ग्रुप? ये है कि आप कितना रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हो। ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हो तो यूरीथर्मल, कम टॉलरेट कर सकते हो तो स्टेनोथर्मल। अगर आप, फिर आता है रेगुलेशन में, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रेगुलेट कैसे करता है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपका इकोसिस्टम पोलर एरियाज में है तो वहां कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? स्टेनोथर्मल, क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। तो पढ़ना जरूरी है ना कि अगर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत बड़ा रेगुलेटिंग फैक्टर है कि नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर कम रहेगा तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर वाला ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो टेम्परेचर एक रेगुलेटिंग फैक्टर है कि नहीं इकोसिस्टम का, ठीक है। तो अब हम बात आते हैं किस पे क्लासिफाइड। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अडेप्टेशन की, ठीक है। मतलब अगर आप हाई रेंज पे अडेप्ट कर पाए तो क्या कहेंगे, लो रेंज पे अडेप्ट कर पाए तो क्या कहेंगे, और बहुत कम रेंज पे अडेप्ट कर पाए तो क्या कहलाएंगे। देखिए ध्यान से। अब देखो मेगाथर्म्स, इनका नाम में ही काम छुपा है। हमेशा याद रखो कि बायोलॉजी ना सब्जेक्ट ही ऐसा है। आधे टाइम ना तो उसमें अगर हम ये समझ जाए कि ये बोलना क्या चाह रहा है ना, तो हम इसकी पूरी कहानी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं मेगाथर्म्स। मेगा का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। जैसे मेगा ऑफर है, बहुत ज्यादा ऑफर है। थर्म्स का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। थर्मर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा टेम्परेचर पे टॉलरेट कर पाएंगे थ्रू आउट द ईयर वो कहलाएंगे मेगाथर्म्स। तो बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, आंखों के तारो जी, चांद सितारो जी, हुआ ये है कि इन लोगों ने ना अडेप्ट किया है वहां के हिसाब से। आ रही बात समझ में? ये जो ऑर्गेनिज्म है इन्होंने उस जगह के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है। समझ में आई बात? जिन्होंने अडेप्ट किया वो आज भी उस एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने नहीं अडेप्ट किया वो या तो मर गए हैं या तो जो है खत्म हो चुके हैं। क्लियर है? तो यही है ना कि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के अडेप्टेशन के लिए। टेम्परेचर में टॉलरेट कर पाओगे तो अडेप्ट करोगे, नहीं तो निकल लोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन पे हमेशा याद रखिए कि क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जोन पे जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कहलाते हैं मेगाथर्म्स, ठीक है। अब आते हैं मीजोथर्म्स। आइए देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन में अगर आपको दिखाई दे, सब ट्रॉपिकल जोन मतलब ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर और इधर से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल जोन में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कहलाते हैं मीजोथर्म्स। मीजोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म है जो माइल्ड टेम्परेचर जो है, थोड़ा सा ठंडी और थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइल्ड विंटर्स होती हैं और हाई समर टेम्परेचर होते हैं। मतलब ये है कि ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर थोड़ी ठंडी और थोड़ा ज्यादा समर होता है, सब ट्रॉपिकल वाले, ठीक। अब आते हैं माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बर्फ में रहते हैं। समझ में आ गई बात? बर्फ में भी ये कहूं, बर्फ में नहीं एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे बर्फ और लैंड दोनों दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, कॉनिफरस ट्रीज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। तो ये जो है ये है टेम्परेट रीजन। क्या है बच्चों? टेम्परेट रीजन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कम टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, जहां पर हमेशा गर्मी कम और ठंडी ज्यादा होती है। मतलब आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर सर्दी में 6 डिग्री और गर्मी में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, 20 डिग्री तक की मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का जा सकता है। क्लियर है? तो टेम्परेट जो ऑर्गेनिज्म होता है टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं ये होते हैं आपके कौन से? माइक्रोथर्म्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Here the winter temperature is low but the summer temperature is also moderate। समर भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये होता है टेम्परेट। उसके बाद आते हैं हम हेकिस्तोथर्म्स। मतलब ये तो मान लो बर्फ जमा हुआ, ये बर्फ जमा हुआ। यहाँ पर आपको कोई वेजिटेशन दिख रहा है क्या? मॉसेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पूरी लैंड कवर है स्नो से, ठीक है। तो ये बिलो 10 डिग्री, माइनस डिग्री पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो यहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हेकिस्तोथर्म्स। हेकिस्तोथर्म्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल ही माइनस डिग्री में रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं, वो अडेप्ट इसलिए होंगे हम वहीं रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी आर्कटिक, टुंड्रा, एल्पाइन जोन वाले जो होते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? आपके जो भी पोलर रीजन में रहते हैं वो ये कहलाते हैं कौन से? हेकिस्तोथर्म्स, ठीक है। तो मेगाथर्म्स कहाँ रहेंगे? ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। मीजोथर्म्स कहाँ रहेंगे? सब ट्रॉपिकल एरिया में। माइक्रोथर्म्स कहाँ रहेंगे? टेम्परेट एरियाज में। और आपके ये हेकिस्तोथर्म्स कहाँ रहेंगे? बिल्कुल
टुंड्रा प्रदेश वाले जीव जंतु और उनके ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये प्लांट्स। ओके, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नाउ अब ये हो गया, अब आगे पढ़े। एज वी नो देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है, इतनी ज्यादा गंदगी कर रही है, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज कर दी है, पेड़ पौधे काट डाले हैं, तो जो आपका टेम्परेचर है अर्थ का वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, tropics will push the tropics into the temperate areas and the temperate areas towards the pole and higher altitude in the mountain, resulting to a change in the species distribution। ये क्या हो रहा है, समझ में आ रही बात? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सबसे अधिक टेम्परेचर कौन से एरिया में रहता है, ट्रॉपिक्स में रहता है। अब अगर ट्रॉपिक का टेम्परेचर तो ऑलरेडी जो है 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड था, तुम उसको और बढ़ाओगे तो वहां पर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, उनमें गर्मी पैदा होगी, तो वो माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, टेम्परेट में। टेम्परेट में टेम्परेचर कैसा होता है, ठीक ठाक होता है, 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक हो सकता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेट वाले जो है वो कहाँ की ओर मूव करने वाले लगेंगे, पोल्स की ओर मूव करने वाले, और पोल्स का टेम्परेचर गिरा तो वो वाले तो वहां वाले तो मर ही जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्पीशीज जो हो रही है वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरे एरियाज में, दूसरे बायोम्स में जाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो उस बायोम का मेंबर नहीं है, इसलिए वहां पर उनका सर्वाइवल मुश्किल है। इसकी वजह से धीरे धीरे जो स्पेसिफिक बायोम्स की स्पीशीज है वो खत्म होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो वहीं के लिए बनी थी। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मूव कर रही है अलग अलग बायोम्स में, ठीक है। अब बायोम्स में अलग जाएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगी, तो वो मरने लगी है। क्लियर हो रही है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब टेम्परेचर का रिगार्डिंग, जैसे ये तो हुआ एडेप्टेशन की बात हो गई कि हमने ये देखा कि जितने भी बायोम्स का एडेप्टेशन हुआ वो टेम्परेचर के आधार पर हुआ है। हम जो है आपका बायोम चेंज क्यों कर रही है स्पीशीज, क्योंकि टेम्परेचर आप कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके इन द रेफरेंस बहुत सारे रूल्स अलग अलग लोगों ने दिए हैं। सबसे पहले ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल ये कहता है, ग्लॉगर्स ने दिया इसे, वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस पिगमेंटेशन इज लिटिल कहाँ थे अपन, वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस पिगमेंटेशन इज लिटिल इन कलर एरियाज, कोल्डर एरियाज, येलो ब्राउन रेड टू द एरिड क्लाइमेट एंड ब्लैक इन द ह्यूमिड हॉट एरियाज। ये सिर्फ ये कितना कहना चाह रहे हैं कि जिनके में भी टेम्परेचर जिस जगह पर ज्यादा होता है वहां पर हमेशा क्या होता है बच्चों, जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। मेरी बात समझ रहे हो? जिन एरियाज में भी टेम्परेचर ज्यादा होगा उस जगह पर हमेशा स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। स्किन का कलर डार्क होने का कारण यह है कि वहां पर मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा चाहेगा और बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा। बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से आप बहुत ज्यादा बॉडी से हीट निकालेंगे, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा और आपका स्किन का कलर डार्क होगा। यही अगर मैं बात करूं ठंडे प्रदेशों में, तो उनको अपना हर कुछ बचाना है, एनर्जी बचानी, टेम्परेचर जो है ठीक ठाक रखना है बॉडी का, इसलिए उनका कलर क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो ये ग्लॉगर्स ने बताया। नेक्स्ट आते हैं बर्जमैन रूल। बर्जमैन रूल हमको ये बताते हैं कि वार्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऑफ द कोल्डर एरियाज आर लार्जर इन साइज, ठीक है, कंपेयर टू द दोज इन द वार्मर एरियाज। ऐसा क्यों है, ये बात ध्यान से समझिएगा क्या बोल रही हूं मैं। अब बर्जमैन रूल हमसे क्या कहना चाहता है वो ध्यान से समझिए। जब भी हम किसी, देखो ये कैसा एरिया है जहाँ पे बहुत गर्मी है, ये कैसा एरिया है जहाँ पे बहुत बर्फ है। अब होता ये है बर्जमैन रूल के अकॉर्डिंग होगा ये कि बड़ा शरीर है, समझना बात को, बड़ा शरीर है, बढ़िया फर वाला शरीर है, मोटा तगड़ा शरीर है, तो इनमें ऑब्वियसली फैट ज़्यादा होगा, कार्ब्स ज़्यादा होंगे, फर वर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहने के लिए आपको क्या करना होता है, हीट कंजर्व करनी होती है, इसलिए शरीर बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनके पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोल्डर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहना है, तो शरीर हमेशा कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो फर से कवर रहेगा, शरीर बड़ा रहेगा, मोटा रहेगा, भारी रहेगा, ताकि उनको खाना कुछ दिन तक नहीं भी मिले तो भी उनका काम चल जाए। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, बर्ड्स, मैमल्स ऑफ द कोल्डर एरियाज आर द लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द वार्मर एरियाज। वार्मर एरियाज में दुबले पत्ते खड्डू होते हैं, जबकि बड़े में मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं एलेंस रूल की, ठीक है। एलेंस रूल का कहानी यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्डर एनवायरनमेंट में रहेंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, जैसे कि ईयर हो गया, स्नाउट हो गया, टेल हो गया, लेग्स हो गए, ये हमेशा बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं शरीर के, यहाँ से हीट लॉस होती है। और अगर वो ठंडे एरिया में, तो उनको देखो कि पैर वैर कहीं दिख नहीं रहे मोटू के, इसके पर इसके बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि
जब भी हम बात करते हैं कोल्डर एरियाज में, तो जो उनकी एक्सट्रीमिटीज रहती हैं वो छोटी हो जाती हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज जो होती है, जो नाक है, कान है, वहां से बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, और अगर वो लोग बाहर हीट निकालने लगेंगे तो शरीर पे बचाएंगे कैसे? इसलिए उनका शरीर तो बड़ा होता है, पर जो कान वान होते हैं, नाक वाक होती है, वो छोटे होते हैं, ताकि हीट का लॉस बेटा जी ना हो सके। ठीक है, तो एलेन्स रूल हमको ये बताता है कि जो लोग भी कोल्डर एनवायरनमेंट में रहेंगे वो हमेशा उनकी एक्सट्रीमिटीज, नाक हो गया, स्नाउट हो गया, लेग्स हो गया, ये हमेशा छोटे रहेंगे, पर शरीर, बर्जमैन के हिसाब से शरीर बड़ा होगा, एलेन्स के हिसाब से शरीर एक्सट्रीमिटीज छोटी होंगी। ठीक है, जबकि बड़े रीजन में जो है मतलब वार्मर एनवायरनमेंट में बड़ा भी रहेगा तो हीट लॉस भी हो जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ेगा यार। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रैंच का रूल, देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। बर्ड्स हैव नैरो विंग्स इन द कोल्डर एरियाज, यहां भी वही कहानी है, अगर नैरो विंग्स होंगे, लुक एट दिस, ये है आपका बड़ा बड़ा विंग्स वाला, कोल्डर एरियाज वाला देखो कितना छोटा छोटा विंग्स है। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि जो भी बर्ड्स कोल्डर एरियाज में रहते हैं उनके विंग्स ना छोटे छोटे होते हैं। छोटे विंग्स होने की वजह से जब वो उड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जबकि यही वार्मर एरियाज में बड़े बड़े विंग्स भी बड़े बड़े विंग्स होते हैं, क्योंकि विंग्स चलाने में जो बर्ड्स होती हैं उनका बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर बर्ड्स अपना सारा एनर्जी लॉस ही कर देगी लल्ला, तो बात यह है कि फिर वो ठंडे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करेगी? तो छोटे छोटे पंखों वाली होती हैं ताकि ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो सके, ये रैंच का रूल। तो बर्जमैन का रूल क्या हुआ? कोल्डर एनवायरनमेंट में शरीर बड़ा होगा। एलन का रूल क्या हुआ? एक्सट्रीमिटीज छोटी होंगी कोल्डर एरियाज में। और रैंच का रूल क्या बताया? रैंच का रूल हमको ये बताया कि विंग्स जो उड़ने वाली हैं कोल्डर एरियाज में, उनके विंग्स पतले और छोटे, पतले नहीं छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्डन का रूल। जॉर्डन का रूल जो है ये है स्पीसीएशन, मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज पे ये बताते हैं कि जो फिशेस होती हैं वो उनका नंबर, मतलब मैं ये बताऊं कि ज्यादा वर्टिब्रास होते हैं अगर वो कोल्डर एरियाज में रहें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द फिश ऑफ कोल्डर वाटर टेंड टू हैव मोर वर्टिब्रास, जो लंबी लंबी फिशेस होती हैं जो कोल्डर एरियाज में रहेंगी उनके पास ज्यादा वर्टिब्रा होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इनका कहने का मतलब है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये जितने भी रूल है, जो ग्लॉगर का रूल है जिसमें आपको बताता है कि कोल्डर एरियाज में लोग डार्क दिखेंगे, बर्जमैन जिसमें शरीर ठंडे में बड़ा होगा, एलन का रूल जिसमें एक्सट्रीमिटीज ठंड में छोटी होगी, रैंच का रूल जिसमें ये बताते हैं कि बर्ड्स जो ठंडे एरिया में रहते हैं उनके पंख छोटे होंगे, जॉर्डन हमको ये बताता है कि जो भी मछली जो है अगर वो कोल्डर एरियाज में है तो उनके पास वर्टिब्रा ज्यादा होंगे, जो जिसमें बताते हैं कि सर्वाइवल के लिए ग्रोथ ज्यादा होती है। अब बात यह है कि ये सब रूल क्यों बनाए गए? ये सब रूल हमको ये बताते हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम में आपके टेम्परेचर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कोल्डर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिले। वार्मर एरियाज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका ऑपोजिट चेंज आपको देखने के लिए मिला। टेम्परेचर का इकोसिस्टम में सबसे बड़ा प्रभाव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ पे। किसकी बात करते हैं? ग्रोथ पे। चलिए देखिए ग्रोथ क्या है। चलिए अब देखते हैं ग्रोथ का मतलब बेसिकली। अब आपको मैंने ये समझाया कि आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म के विकास पर टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अलग अलग बायोम्स बनाने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट और कहाँ कहाँ पे पड़ सकता है। क्या टेम्परेचर का इफेक्ट आपके ग्रोथ पर हो सकता है? जी हाँ, आपको पता है कि आपके बायोम में, आपके इकोसिस्टम में डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, डिफरेंट प्रकार का वेजिटेशन हो रहा है, तो क्या उसमें किसी भी प्रकार के ग्रोथ पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा? और अगर होगा तो आओ देखते हैं। Rate of growth increases with the increase in the temperature up to the optimum beyond which is begin to decline। क्या बोल रहा है? हमेशा ये याद रखिए कि ग्रोथ का रेट टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, पर अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा देंगे तो ग्रोथ क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। यही होता हमेशा जो है, ये ऐसा ही बनता है ना, कब बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, पर एक समय ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो ग्रोथ घटना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपका ऑयस्टर जो होता है ये 10 डिग्री पर इसकी लेंथ होती है 1.5 mm। ठीक है, और जो है 20 डिग्री पर होती है 10.3 mm। ठीक है, पर अगर आप इसको इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो अब इससे ज्यादा ग्रोथ ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आपने देखा कि ऑयस्टर की ग्रोथ पे टेम्परेचर का रोल है। समझ में आई बात? 10 डिग्री पे 1.5 mm थे, आपने सिर्फ 10 डिग्री और बढ़ाया तो आपकी लेंथ कितनी हो गई ऑयस्टर की? 10.3 mm हो गई। तो इसका मतलब ये कि लंबाई बढ़ने में ऑयस्टर की टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज
एग्स ऑफ मैकरेल इज अ फिश। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें बताना है, मतलब मैं आपको बता रही हूं कि बेसिकली जो मैकरेल के अंडे होते हैं उनको हैच होने में 207 घंटे लगेंगे अगर वो 10 डिग्री पे है, पर अगर वो 21 डिग्री पर है तो 5 घंटे में एग हैच आउट होकर मैकरेल फिश के लार्वा, मैकरेल फिश बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही बात? तो आपको ये समझ में आया कि जो अंडे होते हैं उनके हैच होने में भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है यार। मतलब 207 घंटे लगेंगे 10 डिग्री पे हो, 21 डिग्री पे, मतलब आपको क्या समझ में आया कि वार्मर टेम्परेचर जो होता है वो ग्रोथ के लिए ज्यादा बेटर होता है, जो कोल्डर टेम्परेचर होता है वो ग्रोथ के लिए उतना बेटर नहीं होता। वार्मर टेम्परेचर इज गुड फॉर द ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टेम्परेचर का मेटाबॉलिज्म पे कोई रोल है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म? वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी। राइट है, इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इट बिगिंस विद द एंजाइम कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर। आपकी बॉडी में जो भी एंजाइम काम करते हैं दे आर वेरी टेम्परेचर रेगुलेटेड। इवन हम लेबोरेटरी में भी कोई काम करते हैं ना बेटा, तो उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो इन एंजाइम्स का जो है टूटना बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अच्छा आपकी बॉडी में एंजाइम क्या बनाते हैं बच्चों? व्हाट द एंजाइम विल मेड इन योर बॉडी। एंजाइम्स जो है मैम वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आपकी बॉडी में एंजाइम के इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकते हैं? एंजाइम किसी भी चीज का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम किसी प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंजाइम की वजह से चीजों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेन इफेक्ट ये, कुछ भी चीज बना सकते हैं, कुछ भी चीज तोड़ सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि एंजाइम मेटाबॉलिज्म में भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट्स जो होते हैं ठंडी में तो नहीं करते, पर ये गर्मी में बहुत ज्यादा क्रिकेट्स जो है लाउडर चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके अंदर चिल्लाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो ज्यादा प्रोटीन बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो रात में चीची आवाज आती है ना, गर्मी में ज्यादा आती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन पे टेम्परेचर का कोई कंट्रोल है? जी हाँ, इस पर तो बहुत ही बड़ा है, ध्यान से समझिए। इवन टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी एग का सेक्स भी डिसाइड कर सकता है, किसी भी मतलब कुछ स्पीशीज का। ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ गोनाड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर वेयर ग्रास हॉपर में। ठीक है, ग्रास हॉपर में कौन सा गैमेट बनना है, कौन सा अंडा बनना है, कौन सी स्पीशीज बनेगी, लड़का बनना है, लड़की बनना है, क्या करना है, वो ग्रास हॉपर पे टेम्परेचर डिसाइड करता है। ये बात समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 22 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आपकी एग लेइंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। अगर आप 22 डिग्री टू 32 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, इंक्रीज कर देंगे 22 डिग्री से 32 डिग्री, तो ये याद रखिएगा कि जो आपका ग्रास हॉपर है वो 20 से 30 टाइम जो है वो क्या करेगा, अंडा ले करने लगेगा। समझ में आई बात? बहुत सारी स्पीशीज ऐसे भी होती हैं कि वार्मर एनवायरमेंट में उनमें फीमेल एग डेवलप हो जाता है और कोल्डर एनवायरमेंट में उनमें मेल जो होता है डेवलप हो जाता है। सो दिस इज द एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। और आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कहां पर? जब मैंने आप लोगों को 12th क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ाया होगा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि वार्मर में जो है फीमेल एग डेवलप हो जाता है। तो दिस इज द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डेफनिया इज अ फ्लाई। ठीक है, डेफनिया क्या होती है? फ्लाई होती है। डेफनिया में नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा क्या बनती? फीमेल बनती है, पर अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो मेल और फीमेल बोथ बनने लगेंगे। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर इनटू योर एनवायरनमेंट। तो आप समझिए कि अगर डेफनिया किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रह रही तो उसमें फीमेल बनेंगे, पर अगर वार्मर टेम्परेचर पे रह रहे तो दोनों मेल और फीमेल बनेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ अब हम बात करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आर अपडेटेड टू लिव इन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे आइस फिश इन कोल्ड वाटर एंड कोरल्स इन द वार्म वाटर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं बात करूंगी, जैसे ये आइस फिश है, ये हमेशा अपने अंडे कहाँ देगी? पानी के नीचे, पानी जहां बर्फ जमी हुई है। और अगर मैं बात करूं कोरल्स की, तो समंदर के नीचे वो अपने जो है सारे काम धाम करेंगे। तो इसका मतलब ये कि हर स्पीशीज इज डिजाइंड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, एवरी स्पीशीज, जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर जो है केरला के फॉरेस्ट में आके नहीं रह सकते हैं, और ये आप लोगों ने पढ़ा। तो केरला के फॉरेस्ट में पोलर बियर को रखोगे तो मर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एवरी स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। इफ आई एम डिजाइंड फॉर द लो टेम्परेचर, I will be survived into the low temperature. If anybody is going to move myself from the colder to the warmer area, then there is a difficulty. हाँ,
कुछ सर्वाइव जैसे हस्की एक डॉग होता है, हस्की को वार्मर टेम्परेचर में हम रख सकते हैं, पर वो सर्वाइव मतलब कुछ हस्की डॉग्स तो सर्वाइव करते ही है ना, पर अगर मैं प्योर हस्की की बात करूँ, पोलर बियर्स की बात करूँ, रेनडियर्स की बात करूँ, तो ये कोल्डर एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करेंगी, कभी भी वार्मर में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी मतलब हर स्पीशीज का अपना एक टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं नीश, मेरा ये टेम्परेचर है, मैं इसी में रहूंगी, यहीं पर सारा काम करूंगी। अब दूसरी वाली स्पीशीज का उसका नीश है, भले ही उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो। देखो कोल्डर एनवायरनमेंट में सिर्फ पोलर बियर नहीं रहता, वहां पर बर्फ के नीचे बहुत सारी फिशेस भी रहती हैं, तो फिशेस का अपना नीश है, पोलर बियर का अपना नीश है, पर रह वो कहाँ रहे हैं, आइस में ही रह रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक ही एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी अपना अपना नीश यूटिलाइज करते हैं। भाई इस कमरे पर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मेरे कैमरामैन भैया देख रहे हैं अपने, तो ये मेरा नीश है कि मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगी। अब इस एरिया में अभी कोई नहीं आ सकता क्योंकि कैमरा का फोकस मेरे ऊपर है। अब वो उनका नीश है, अब उस एरिया पे कोई नहीं आता, क्योंकि अगर उस एरिया पे आता तो वो चिल्लाते हैं कि भैया तुम यहाँ से जाओ, हल्ला मत करना। मैं चिल्लाती हूँ यहाँ आना मत, हल्ला मत करना। तो ये मेरा नीश है बेटा, पर कमरा तो एक ही है, तो हमारे लिए इकोसिस्टम एक ही हो सकता है, पर शिप्रा मैम का नीश अलग है, भैया का नीश अलग है, किसी और का नीश अलग हो सकता है। समझ आ रही है बात। पर अगर मैं बात करूँ कि अभी हम कहाँ हैं, तो अभी हम मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिस में हैं, तो अभी हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स है। अगर मैं घर जाऊँगी तो क्या मैं ऐसे ही बिहेव करूँगी, हेलो एवरीवन कैसे आप सब, आप ऐसा वैसा ये ऐसा बोलूँगी क्या? नहीं बोलूँगी मैं। क्यों? क्योंकि अब मेरा एनवायरनमेंट बदल गया है और मैं वहाँ अलग टाइप का बिहेव करूंगी। ये तो एक नॉर्मल लाइफ हुई। पर अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो स्पीशीज जो ठंडे एनवायरनमेंट में रह रही है वो वार्मर में कैसे सर्वाइव करेगी? और ऐसा नहीं कि कोई नहीं सर्वाइव करता, बहुत सारी स्पीशीज जिनके अंदर सर्वाइवल की क्षमता होती है सर्वाइव कर भी जाती है, पर बहुत एक्सट्रीम जो मतलब एक्सक्लूसिवली जो डिजाइंड ही है बर्फ के लिए, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं कलरेशन की। ठीक है, एनिमल्स हैव डार्कर स्किन इन द वार्मर एंड द ह्यूमिड एरियाज इन द लाइटर स्किन कलर। ये भी हमने रूल पढ़ा है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कलर पे भी टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट इज बिहेवियर। तो सोचो तुम कि मतलब तुम कहाँ कहाँ सोच सकते हो कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेक्स डिटर्मिनेशन पे, एग लेइंग कैपेसिटी पे, एक्टिविटी पे, एक्सट्रीमिटीज पे, सब जगह तो आपके टेम्परेचर का इफेक्ट है यार। बिहेवियर, जो टिक्स और सर्टेन स्नेक्स होते हैं जैसे वाइपर, ये अपने वार्म ब्लडेड जो है, देखो ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं, ये क्या करते हैं, अगर वार्मर टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर से अपने जो है शिकार को ढूंढ सकते हैं कि कौन सा मेरा शिकार है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वैसे भी वाइपर जो होते हैं बड़े ही खतरनाक, बहुत ही जहरीले, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट जहरीला सांप इस वाइपर। ठीक है, तो ये जो है, ये याद रखना कि जो इनका शिकार होता है, जो वो हीट प्रोड्यूस करता है, उसको ये लोकेट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो ये वाला इकोसिस्टम है, इसमें हीट का बहुत बड़ा रोल है, ये अपने शिकार को हीट से पहचान जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, देखिए ध्यान से मॉर्फोलॉजी की। देखिए, इन कोल्डर एरियाज एनिमल साइज आर जनरली इंक्रीजेस विद द एक्सट्रीमिटी डिक्रीजेस। ये कौन सा रूल है भैया? ये एक एलेंस का रूल है। ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने अभी। तो आप देखो इसको, इस डॉग को देखो कितना भरा भरा सा दिख रहा है। ये है नॉर्मल डॉग, ये जर्मन शेफर्ड है। ठीक है, जर्मन शेफर्ड ठंडी वाला देखो कैसा दिख रहा है, एकदम मोटा मोटा। कान कैसे दिख रहा है? छोटा छोटा। यही जर्मन शेफर्ड, यहाँ देखो कान बड़े बड़े दिख रहे हैं पर शरीर छोटा होता है। तो ये भी टेम्परेचर का इफेक्ट है कि नहीं है? और रीजन मैंने आपको रूल्स में बताया। तो अब आपको मैं एक बार पूरी ये टेम्परेचर वाली स्लाइड दिखा देती हूँ कि बेसिकली हमने इसमें पढ़ा क्या क्या। लोग ना टेम्परेचर को ना 5-10 मिनट में पढ़ाकर खत्म कर देते हैं, टेम्परेचर खत्म हो गया। पर आपको टेम्परेचर की एक एक लाइन, एक एक शब्द क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वाले से सवाल आता है। समझ में आ रही बात? टेम्परेचर से सवाल आता है और आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मेनली इस चैप्टर में जो थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उससे ज्यादातर सवाल आते हैं। तो टेम्परेचर में हमने ये देखा कि बॉडी जो है, मतलब यह मैं बताऊंगी, कोई भी बायोम जो है उस पर टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वैसा ही रहेगा, क्या होगा, सत्यानाश होगा टेम्परेचर का। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफी ऑफ योर अर्थ। ठीक है, मतलब आप कौन से बायोम में रह रहे हो, इक्वेटर से ऊपर हो, नीचे हो, ऐसा जा रहे हो, ऐसा जा रहे हो, कैसा जा रहे हो। ठीक है, कैसा अर्थ का रोटेशन है, क्या एल्टीट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका बायोम कौन सा है। और बायोम जो सा होगा उस हिसाब से वहां पर टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो बहुत सारी जगहों पर है। जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है आपके मेटाबॉलिज्म पे है। जैसे अच्छा देखो, अगर आप ठंडी में रह रहे हो स्टेनोथर्मल, गर्मी में रह रहे हो यूरीथर्मल। ठीक है, अगर आप ठंड को टॉलरेट नहीं, मतलब आपका टेम्परेचर बार बार चेंज होता है, आप पोइकिलोथर्म। अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, होम्योथर्म्स। ठीक है, अगर आप जो होते हैं हमेशा हाई टेम्परेचर में रहेंगे, मेगाथर्म्स। आप जो है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं, वहाँ होते हैं मीजोथर्म्स। आप जो होते हैं वो हमेशा टेम्परेट रीजन में रहते हैं, जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। पर आप जो है पगला है, बिल्कुल ठंडा में ही रहते हैं, तो है इसकी तो है
है किस्तोथर्म्स, ठीक है। कभी कभी ना ये जो ऐसे हो जाती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको रूल्स बताया कि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है तुम्हें ऐसा मन में लगता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट स्पीशीज पे कैसे पड़ता है, हम रूल्स बना देते हैं। तो ग्रोथ पे इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, मेटाबॉलिज्म पे, रिप्रोडक्शन पे, सेक्स रेशियो पे, कलरेशन पे, बिहेवियर पे, मॉर्फोलॉजी पे, सब जगह तो टेम्परेचर का इफेक्ट है। समझ में आ रही बात? नाउ अब हम पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी से। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताइए कि A/T फैक्टर में सबसे ज्यादा रेलिवेंट फैक्टर कौन है जो हमको बताता है कि बायोम चेंज होगा, ठीक है। You are aware that the average temperature on the land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the pole, ठीक है। ये आपको मैंने अभी पढ़ाया, मेरे इसमें लिखा भी था स्लाइड में कि जैसे जैसे आप पोल्स की ओर बढ़ते जाएंगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता हो जाएगा, ठीक है, या माउंटेन टॉप्स की ओर बढ़ते जाएंगे आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा ये, भैया नेगेटिव तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर की ओर आते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के पास ही स्पीशीज है भैया, हॉट वाटर वेंट में जहां पे मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहां पर भी आपको स्पीशीज दिखाई देती है, एंड दे आर डिजाइंड फॉर देम, ठीक है। पर्टिकुलर स्पीशीज इज डिजाइंड फॉर देयर बायोम, ठीक है। भैया अगर तुम मुझे बोलो कि जाओ तुम पोलर एरियाज में जाके रहने लगो तो मैं कितने दिन सर्वाइव करूंगी, ज्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर सकती, ठीक है। सो एवरी स्पीशीज इज डिजाइंड फॉर देयर नीश, डिजाइंड फॉर देयर इकोसिस्टम, डिजाइंड फॉर देयर बायोम, ठीक है। अब इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर जब बढ़ता जा रहा है तो स्पीशीज खिसकती जा रही है, ट्रॉपिकल से टेम्परेट, टेम्परेट से वो पोलर एरियाज में जा रही है और वहां रहेगी तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अर्थ पे जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होता जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपको मैंने बताया। तो हर स्पीशीज इज डिजाइन फॉर देयर बायोम, और अगर आपको लगता है कोई कहीं रह सकता है तो रह सकते हैं, रहने के लिए कुछ नहीं है, पर नंबर ऑफ स्पीशीज कम होता जाएगा, ठीक है। मैंगो को तुम जाकर जो है टेम्परेट रीजन में उगाओगे, कनाडा और जर्मनी में, तो वो नहीं उगेगा क्योंकि वो डिजाइन ही है वार्मर एरियाज के लिए। जैसे कि टूना फिश जो होते हैं वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ऑफ रेयरली कॉट बियॉन्ड दैट लैटिट्यूड, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज के हैं, अगर आप तुम उसको ले जाओगे कहीं दूसरी जगह पे तो वो नहीं उगेंगे, ठीक है। उगेंगे मतलब कॉट होंगे, पकड़े जाएंगे, मर जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जो बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट है वो बॉडी की काइनेटिक्स पे है, ठीक है। बॉडी की काइनेटिक्स चेंज हो जाती है अगर आप जो है टेम्परेचर चेंज करेंगे, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है, कार्यकी जो होती, वर्किंग जो होती है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि एंजाइम ही चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर आप क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं तो आप है यूरिथर्मल, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं तो आप स्टेनोथर्मल, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद the level of thermal tolerance of different species determine the larger extent of their geographical distribution। हमें ये पता चला कि जो आपका थर्मल टॉलरेंस है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कितना टेम्परेचर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं, क्या बोला मैंने, कितना टेम्परेचर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं, ये भी डिसाइड करता है कि आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। इतना पोल्यूशन करते हो, इतनी बदमाशियां करते हो, क्या नहीं करते तुम, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से हम लोगों ने क्या रीजन पढ़ा कि आपकी स्पीशीज खिसकती जाएगी, मतलब ट्रॉपिकल वाली टेम्परेट में चली जाएगी, टेम्परेट वाली पोलर में चली जाएगी और पोलर वालों का नंबर कम होता जाएगा। सो आज आपने सीखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट आपके पूरे जियोग्राफी में क्या है, मतलब पूरी स्पीशिएशन चेंज हो सकती है, पूरी स्पीशीज चेंज हो सकती है अगर आपका टेम्परेचर बदल जाए। सो आज मैंने ये लेक्चर इतना डिटेल से लेने का कारण ये है क्योंकि इससे सवाल आएगा, और अगर सवाल आएगा तो शिप्रा मैम पढ़ाएगा, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। मैं थोड़ा सीरियसली इसलिए बोल रही हूँ, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाटर, उसके बाद बात करेंगे लाइट की। अगर आपको मेरे लेक्चर ऐसे ही पसंद आते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करिए, मेरी फोटो पे क्लिक करिए, ऐसे चैप्टर खुलेंगे, चैप्टर बिल्कुल टॉपिक वाइज बनाए गए हैं। कोई भी लेक्चर मोर देन 1 आवर का, बहुत ही कम लेक्चर्स होंगे, एक एक घंटे के लेक्चर लगाते जाइए, इंजॉय करते जाइए, दूसरों को बताइए, शिप्रा मैम से पढ़ते जाइए और नीट क्रैक करते जाइए, ठीक है। सो हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।